वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों पॉलिटी के क्विक रिवीजन में आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट संविधान के संशोधन बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाले बताऊंगा और जितने बताऊंगा उसमें भी क्या याद रखना है वो भी बताऊंगा। बस उतना ही याद कर लोगे, आराम से पेपर कर निकाल लोगे पॉलिटी में अगर इससे कुछ आएगा, ठीक है। आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ, नहीं देखा तो वो देख लो, ठीक है। काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं। और यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ को अभी तक टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करो उसको फटाक से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए तो सबसे पहले मैं लेटेस्ट से चलूँगा पुराने की तरफ, ठीक है। लेटेस्ट क्या है फिर पुराना, क्योंकि लेटेस्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे ना पूछता है ना याद किए जाएंगे ना याद किए जा सकते हैं, ठीक है। चलो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। पहले मैं आसान भाषा में बता दूं, आपने अभी महिला वंदन योजना पढ़ा था ना, नारी शक्ति वंदन योजना। इसमें क्या करा गया है भैया, 1/3 सीटें या 33% लिख के आ जाए तो उसका एक ही मतलब है। 33% सीट या 1/3 सीट कहाँ कहाँ पे भैया महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है? लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में, ठीक है। प्लस दिल्ली में भी विधानसभा है तो दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों का 1/3 15 सालों के लिए औरतों मतलब वुमेन के लिए रिजर्व करा गया, ठीक, समझ गए। अब कोई पूछे 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 क्या है तो बताओगे सर लोकसभा और राज्यों में जो विधानसभा होती है और दिल्ली की विधानसभा की जितनी सीटें हैं उनमें से 1/3 सीट 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो कहने का ये मतलब है कि मान लो 90 सीटें हैं दिल्ली में, मान लो, ठीक है। तो उसकी 1/3 कितनी हुई? 30 सीटें औरतों के लिए रिजर्व रहेगी, वहाँ पे मेल आदमी खड़ा नहीं हो सकता, ठीक। बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये आया 2021 में, ठीक है। टाइम भी याद रखना है, ठीक है। 106 2023, 105 2021। इसने क्या बोला? 105 कॉन्स्टिट्यूशन में आपको याद क्या रखना है, बस ये चीज़ है कि 105 संशोधनीय अधिनियम जो है ये सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, उनकी पहचान करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को शक्ति को बहाल करता है, ठीक है। मतलब इसने कौन से अमेंडमेंट करे हैं, किन आर्टिकल में संशोधन करा है? तो 338B। 338B क्या था? दो स्पेशल प्रोविजन था ना, किसके लिए? एसटी के लिए, ठीक है। 338A किसके लिए था? स्पेशल प्रोविजन फॉर मतलब हिंदी में बोले तो अनुसूचित जाति के लिए 338 है, और 338B अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है, ठीक है। और 342A ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि स्टेट और यूटी में अनुसूचित जनजातियों की पहचान करे, और 366 भी अनुसूचित जनजातियों से डील करता है। तो बस आपको इतना याद रखना, ठीक है। और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 106 वाला है, ठीक है। चलिए 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा? इसमें एक चीज़ हुई इंपॉर्टेंट कि भैया इस अधिनियम से जो लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन के लिए नहीं सीटें आरक्षित थी उसको ख़त्म कर दिया गया, इस प्रावधान को। आर्टिकल 331 से था आपका लोकसभा में और 333 से था विधानसभा वगैरह, तो इसको ख़त्म ही कर दिया गया। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 371 के तहत जो राष्ट्रपति करता था ना उसको ख़त्म कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब आपको जो याद रखना है 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बस EWS याद रखना है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का जो आरक्षण मिला है नागरिकों को किसी भी आर्थिक रूप से, किसको मिला है? जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है ना, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण कब मिला? 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। बस इतना याद रखना है, 103 में EWS 10%। 104 एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया, 331 से होता था, ठीक है। 105 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 106 बहुत इंपॉर्टेंट है, नारी वंदन शक्ति मतलब नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या है, लोकसभा और राज्यसभा वगैरह में, लोकसभा राज्यसभा में नहीं, माफ़ कीजिएगा, लोकसभा विधानसभा दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3, ठीक है। 102 भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जो आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास था ना, हिंदी में इसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं, जिसको संवैधानिक दर्जा कब मिला ये पूछेगा तो 1993 में मिला था। और 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 से इसको नेशनल कमीशन फॉर SC से अलग करके एक अलग अनुच्छेद बना दिया 338B, ठीक है। नहीं तो पहले ये 338 में था, तो इसको याद रखना है आपको। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस में है? 338B में है। कब बना? संवैधानिक मतलब अनुच्छेद 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018, ठीक है। इतना आपको याद रखना। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मतलब अमेंडमेंट है, इसको कोई पहचान की ज़रूरत ही नहीं है। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 GST, क्या है? GST, ठीक है। और ये बहुत पूछता GST लागू कब से हुई? 1 जुलाई
2017 से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं याद रखना है, इतनी गाथा आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो बाद में, ठीक है, जब आपको जिसको मेंस लिखना होगा पीसीएस का वो करा दूंगा। अभी सिर्फ यूपी पीसीएस आर में इतना याद रखो, ठीक है। वस्तु और कर सेवा आयोग डायरेक्ट मैचिंग में आएगा तो बता दोगे आराम से, ठीक है। चलो, अब 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये 2015 में हुआ था भैया। इसमें क्या था, बस सिंपल याद रखो, भूमि समझौता हुआ था बिटवीन बांग्लादेश एंड भारत, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते से रिलेटेड है, और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया। एनजेक क्या है, एनजेक इतना याद रखो, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये जो आपका कलीजियम सिस्टम था ना, इसको रिप्लेस करके एनजेक आया था, ठीक है, 2015 में, पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को असंवैधानिक एवं रद्द घोषित कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहता ही नहीं है कि भैया उसके अंदर कोई रिफॉर्म हो। कोर्ट हर जगह चाहेगा रिफॉर्म हो, पर कभी खुद में वो रिफॉर्म नहीं करेगा। इतने इतने केस पेंडिंग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चली रही है, कोई न्याय नहीं है, निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, पर कभी कोर्ट अपने आप में रिफॉर्म करता ही नहीं है। अगर पार्लियामेंट करना चाहेगी तो ये सब ड्रामा फैल जाता है ना, तो पर बहुत जल्दी मोदी जी इसके भी सुधार ला देंगे। तो एनजेक याद रखिएगा, 2014 में आया 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, पर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। क्यों रद्द करा ये भी बता सकता है क्या कोई? बोला था आर्टिकल 50 का उल्लंघन है। उल्लंघन मतलब कि बोला जाता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। हिंदी में कहने का मतलब है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना चाहिए। आर्टिकल 50 ये बात कहता है, ठीक है। बस आपको खैर इतना पीएचडी नहीं करो, बस इतना याद रखो, बाकी बहुत है, ठीक है। एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन में इतना बहुत है। 98 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये आपके लिए नहीं है, स्किप कर सकते हो। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें सहकारिया समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐड करी गई। पहली बात, सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। क्यों बन गया? इसको भैया कौन से आर्टिकल में डाला गया? तो ये जो आपका वो था ना, कौन सा आर्टिकल, फंडामेंटल राइट, उसको बना दिया गया, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। दूसरा, राज्य की नीति सहायक बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक तत्व भी है, आर्टिकल 43 भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है, ठीक है। सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9 खा संविधान में जोड़ा गया। तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी फंडामेंटल राइट भी है, डीपीएसपी भी है 43B में, और पार्ट 9B में है, या 9 खा में है, ठीक है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, ठीक है। चलो, 96वां संशोधन अधिनियम, इसने भैया क्या करा था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, इसने ओडिया के स्थान पर ओडिया कर दिया था। मतलब उड़िया जो नाम था ना, उसका नाम ओडिया कर दिया था, ठीक है। अंग्रेजी भाषा की 8वीं अनुसूची में ओडिया भाषा के उच्चारण को बदलकर उड़िया किया गया। तो ये पूछता है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा आपको पता है ना दोस्तों, हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। पहले उड़िया को उड़िया कर दिया गया। कौन से संविधान अधिनियम से? 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, ठीक है। चलो, 95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए ये विशेष प्रावधान था, ये खत्म ही हो गया, इसको कोई याद नहीं करने की जरूरत है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, 94 भी आपको नहीं याद रखना है बिल्कुल भी, 93 भी आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। 92 दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। क्या कि 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। इसको इंग्लिश में बड़ा अच्छा नाम है बीडीएमएस, ठीक है, बीडीएमएस, 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 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। आओ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और जान लेते हैं। देखिए, 14 भाषा थी शुरुआत में, आपको पता हो अगर, ठीक है, अब 22 हो गई हैं, इंग्लिश इसमें नहीं है, ठीक। सिंधी को कब ऐड किया गया? सिंधी को तो 1967 में 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा। पहली चीज़ याद रखना है, देखो एज इट इज पूछेगा आपसे, सिंधी को कब ऐड करेगा पूछेगा, तो सिंधी को ऐड किया गया 1967 में 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा। 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी को, और 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो आपने देखो सारी लैंग्वेज पढ़ ली, 1 नंबर का रिवीजन हो गया कि नहीं? क्या, फिर से बताता हूँ। कोंकणी, अरे यार छोटा कर दो इसको, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये कब ऐड हुई? 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, ये कब ऐड हुई? ये ऐड हुई 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। और इसी में एक चीज़ अगर और पढ़ ले कि ओरिया को ओडिया कब करा गया, तब क्या बताओगे, तो ये याद कर लेना। अभी बताया 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, बस इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है आपको। चलिए, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं। ये भी
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, ठीक है, भूलिएगा मत। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, पहले समझ लो 2003, इसने करा क्या? इसने ये करा कि 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है इसकी स्ट्रेंथ 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब मान लो आपके 500, मान के ले 545, ठीक है, लोकसभा में सदस्य हैं, तो इसका 15% निकाल लो, ठीक है। इससे ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होने चाहिए, 80 के आसपास आएगा क्या, ठीक है, जितना भी आए, इससे ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होने चाहिए, ठीक। ये तो पहली कंडीशन है, और ये मतलब राज्य की विधानसभाओं में भी लागू है, लोकसभा में भी लागू है, ठीक। एक एक्सेप्शन है कि जहाँ पे भैया मंत्री ही कम हो, स्ट्रेंथ कम हो, तो मिनिमम मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जैसे दिल्ली वगैरह में, ठीक है। 12 से कम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होनी चाहिए और 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस सिंपल भाषा, ठीक है। 12 से कम ना हो इंक्लूडिंग सीएम, 15% से ज़्यादा ना हो इंक्लूडिंग पीएम। ये कब ऐड हुआ? 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, मस्त रिवीजन हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब जो आपको याद रखना है वो ये है, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसमें क्या हुआ था, जो आपको पता है ना, 338 आर्टिकल था, है ना, उसको हटा के 338A कर दिया गया था, मतलब उसी से निकाल के। ये था आपका कौन सा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, इसको 338A में डाल दिया गया 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे ही आर्टिकल 338B की अगर बात करें तो अभी पढ़ा ना हम लोग ने, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 से ऐड हुआ था। ये हुआ था किसके लिए? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास या पिछड़ा वर्ग, ठीक है। 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये आपको नहीं याद रखना है, इसको हटाइए। 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ भैया? इसमें यह हुआ कि जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का आधार 2001 की जनगणना के आधार पर होगा, ना कि 1991 की जनगणना के आधार पर, ठीक है। 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 में व्यवस्था की गई थी, ठीक है। इसकी व्यवस्था कब की गई थी? 2001 में, कि 1991 की जनगणना से होगा। पर क्या बोला? पर 2001 की जनगणना से होगा, 1991 से नहीं। ये 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से हो गया, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें भैया जो 21A है या 21 का जिसको कहेंगे, इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देना अनिवार्य है, ठीक है, ये 21A में डाला गया। और ये DPSP में भी ऐड किया गया अनुच्छेद 45 में, ठीक है। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए इसको DPSP में भी डाला। दूसरी चीज़, तीसरी, इसको फंडामेंटल ड्यूटी भी बनाया गया, इसको फंडामेंटल ड्यूटी भी बनाया गया। तो कहने का मतलब है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बहुत ब्रॉड फेज है। क्यों ब्रॉड फेज है? क्यों ब्रॉड फेज है? क्योंकि भैया इसने 21A या 21 का ऐड करा, अनुच्छेद 45 की समय सीमा जो है वो बदली भैया, अनुच्छेद 45 और 51 का। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि प्रारंभिक शिक्षा को फंडामेंटल राइट भी बना दिया, DPSP में भी डाल दिया, फंडामेंटल ड्यूटी में भी डाल दिया बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक, काम खत्म। चलो, अब नेक्स्ट जो आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या करा? इसने ये करा कि अब जो आप लोकसभा देखते हो ना, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा, इसमें अभी जितनी सीटें, मान लो यूपी में 401 सीटें हैं, ठीक है, संसद में अभी 550 चल रही है, प्रेजेंट में 545 है, तो 2026 तक सीटें इतनी रहेंगी, ये बढ़ेंगी नहीं, ठीक है, 2026 तक। और जो चुनाव होगा वो 1991 की जनगणना के आधार पर होगा, ठीक है। तो राज्यों में जो चुनाव होगा वो 1991 की जनगणना के आधार पर होगा, ठीक है। ये कब हुआ? 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलो, 83-82 छोड़ सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बैकलॉग रिक्तियों के मामले में 50% तक की आरक्षण सीमा समाप्त कर दी गई है, मतलब ये भी कुछ खास नहीं है, हटाओ इसको। चलो, अब जो आपको याद रखना है वो है आपका 9वीं अनुसूची में, ये भैया 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के 27, नहीं ये नहीं है, इसको भी हटाइए। अब आपको ये याद करना है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ भैया? पंचायती राज को पार्ट 9 में जोड़ा गया, ठीक है, पंचायत नाम दिया गया, और 11वीं अनुसूची, क्या क्या याद रखना है? 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में
पार्ट 9 शेड्यूल 11, और इसमें कितने भैया कार्यात्मक मदे हैं? 29। ठीक है, कहने का मतलब 29 सब्जेक्ट हैं। इन 29 सब्जेक्टों में पंचायत काम कर सकती है। ठीक है, गाँव में नल नल प्रोवाइड कराना, पानी प्रोवाइड करना, रोड, बिजली, ये सब। ठीक है, और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से नगर पालिकाओं को जोड़ा गया। ये तो याद ही होगा आपको। कौन से पार्ट में डाला गया? 9A में डाला गया। ठीक है, 9A में डाला गया, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12वें शेड्यूल या 12वीं अनुसूची में डाला गया। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 18 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। ठीक है, बस इतना याद रखना है इसमें आपको। 71 ये अभी आपको बता ही चुका हूँ मैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को भाषा घोषित किया गया शेड्यूल में। ठीक है, ये आप पढ़ ही चुके हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें क्या हुआ भैया? जो अभी आपको पता है ना, प्रेसिडेंट को वोट कौन कौन देता था? लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, विधानसभा के मेंबर। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी को ऐड करा गया। अब इसमें दिल्ली और पुडुचेरी के जो मेंबर हैं वो भी वोट देंगे। ठीक है, तो क्या ऐड करा गया? राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन कॉलेज के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा के क्षेत्रों एवं केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी को शामिल किया गया। बस, तो पूछेगा आपसे दिल्ली और पुडुचेरी, इनके विधायक वोट दे सकते हैं, राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ये कब आया? तो ये आया 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब ये आया क्यों भैया? क्योंकि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 से, कितने? 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 से इसमें क्या ऐड हुआ? इसमें दिल्ली को क्या बना दिया गया भैया? एक राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया, जिसमें क्या होगा? 70 सदस्यीय विधानसभा होंगी और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद होगा और 70 सदस्यीय विधानसभा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखनी है। ठीक है, कि दिल्ली में विधानसभा कब बनी? 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 से बनी। ठीक है, और दिल्ली को राष्ट्रपति, मतलब दिल्ली के विधायक राष्ट्रपति को वोट देना, इनको अधिकार कब मिला? तो उसके अगले ही साल 1992 में 70वां अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही याद कर लोगे ना बस काम हो जाएगा। ठीक है, अब आता है दोस्तों 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989। तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं, ये बच्चे को पता है कितना इंपॉर्टेंट है। कि भैया मतदान के जो एज थी उसको 21 से हटा के 18 कब किया गया? 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989। कितनी बार ये पूछ चुका होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसी में अगर पूछ ले 18 साल के लोग वोट दे सकते हैं, कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 326 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब जो आपको याद रखना है वो बताता हूँ। अब जो आपको याद रखना है वो ये 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, दल बदल विरोध। ठीक है, दल बदल विरोध विधि के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दल बदल कानून कब जोड़ा गया भैया? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। क्या क्या हुआ लाइन से समझते जाना। सबसे पहले लोकसभा एवं राज्य की विधानमंडल के कार्यकाल को पूर्ववत रखा गया 5 साल। ठीक है, 5 साल रखा गया, पहली चीज। दूसरा, राष्ट्रपति आपात और राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ और व्यवस्थाएं बनाई गई। ठीक है, ये भी छोड़ ही सकते हो। मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे केवल लीगल राइट बना दिया गया था, कब? 300A में आर्टिकल, ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है कि संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया कब? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। दूसरा, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार है वो राष्ट्रीय आपात में निलंबित नहीं किए जा सकते। ठीक है, सारे आर्टिकल तो छिन जाएंगे जब आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगेगी, पर आर्टिकल 20 और 21 को नहीं छीना जा सकता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आपको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये नहीं राष्ट्रपति से पीएम ने कहा कि इमरजेंसी लगा दो, जैसे इंदिरा गांधी ने कहा था और लग गई, नहीं, जब तक कैबिनेट रिटर्न परमिशन नहीं देगी। दूसरा, राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में जो आंतरिक अशांति थी ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस को क्या करा गया भैया? आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया। ठीक है, मतलब आंतरिक अशांति का नाम बदल के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, नेक्स्ट, अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासक की संतुष्टि को उपलब्ध को समाप्त कर दिया गया। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति की को शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद या बाध्यकारी होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति ने एक बार बोला कैबिनेट से कि इस पर विचार करो और कैबिनेट ने दोबारा बोल दिया हाँ कर लिया आप देख लो, तो इनको मानना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को। ठीक है, ये भी इसी अमेंडमेंट से आया।
ठीक है। तो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। मोटा मोटा बस यही याद रखो कि 2021 नहीं हटता, ये इसी अमेंडमेंट से आया। संपत्ति का अधिकार चला गया, ठीक है। राष्ट्रपति अपने मन से प्रेसिडेंट रूल मतलब इमरजेंसी नहीं लगा सकता, कैबिनेट की रिटर्न परमिशन चाहिए, ठीक। बस इससे ज़्यादा नहीं याद रखना, इतना बहुत है। चलो अब आता है आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 42वें संशोधन अधिनियम के मामलों को रद्द करने का संदर्भ, ठीक है। अब इसमें तो कितने सारे अमेंडमेंट हुए, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये जरूर याद रखिएगा कि जो आंतरिक अशांति थी इसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था आर्टिकल 352 में, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। थोड़ा सा इसको पेशेंस से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, ठीक है। सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी इंग्लिश में बोलते हैं, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, ठीक है। और हिंदी में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, अभी बताया ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इससे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को प्रभावी बनाया गया, पहली चीज, ठीक। पहला बस इतना याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, क्या ऐड करा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट, नागरिकों द्वारा जो मूल कर्तव्य है ना, इसको भी जोड़ा गया था। ये तो अभी पढ़ा ही है आपने, आर्टिकल जो 51A डाला गया पार्ट 4A में, ठीक है। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य करा गया। राष्ट्रपति जो होगा वो कैबिनेट की सलाह के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। जो कैबिनेट बोलेगी वो उसको करना पड़ेगा। और इसी को बदल के 44 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया गया कि राष्ट्रपति कैबिनेट को भेज सकता है कि यार चेक कर लो, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पर अगर कैबिनेट दोबारा भेजेगा तो राष्ट्रपति पे बाध्य है, ठीक है। चलिए, जो प्रशासनिक अधिकरणों एवं अन्य मामलों पर अधिकरणों की व्यवस्था भाग किसमें कर दी गई दोस्तों, भाग कर दी गई आपकी इसमें 17 में, ठीक है। भाग 17A में जोड़ा गया, 12 और 5 17, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब है, इसको हटा देता हूँ, इसमें इतना खास नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो देखो, सब कैसे याद करोगे, पेपर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों एवं राज्य विधानसभा सीटों का निश्चित किया गया, ठीक है। ये कब करा गया था? 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक चुनाव होंगे, इन्होंने ये बोल दिया, ठीक है। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया, ये बहुत खतरनाक काम किया था। बल्कि न्यायिक जांच तो एक भैया बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, 1973 से एक बेसिक मूल अवधारणा बन जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि इंदिरा गांधी ने कह दिया भैया जो भी हम अमेंडमेंट कर देंगे कोर्ट उसको चेक ही नहीं कर सकता, ये छीन लिया, ठीक है। न्यायिक समीक्षा एवं रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की शक्तियों में कटौती कर दी गई भैया, इनकी शक्तियां और काट दी गई। लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल 5 से 6 वर्ष तक की बढ़ोतरी कर दी गई, देख रहे हो, बड़ा दे दिया गया इसी टाइम में, ठीक है। तो कहने का मतलब बस आपको ये याद रखना है, अखंडता वाला, ठीक है। कैबिनेट बाध्य होगा, प्रेसिडेंट जो होगा कैबिनेट की सलाह पे बाध्य होगा। 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक सीटों का बंटवारा कर दिया। न्यायिक जांच, न्यायिक समीक्षा को हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो देखते हैं वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, ठीक है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, पहली चीज। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। 3 नए DPSP कब जोड़े गए? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। कौन कौन से? निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, कार्यकारों का भाग लेना और पर्यावरण का संरक्षण, ठीक है। भारत के किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा, ये भी इसी आर्टिकल से आई, मतलब अमेंडमेंट से, ठीक है। 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो राज्य सूची से कहाँ डाल दिया गया? समवर्ती सूची में। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा, ये समवर्ती सूची में आती है, पहले कहाँ थी? राज्य सूची में। वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शिक्षा, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल, न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालयों के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। ये कहाँ करा गया? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिया, ठीक है। संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की समाप्ति कर दी गई थी भैया। पूछे कोरम की समाप्ति कब करी गई थी? तो इसी अमेंडमेंट से करी गई थी। कोरम होता क्या है? 1/10, अगर संसद में नहीं आए तो सदस्य वो नहीं चलेगी प्रोसीडिंग उसकी, ठीक है। संसद को यह निर्णय लेने में शक्ति प्रदान की कि समय समय पर अपने सदस्यों को वो करो। बस अब इतना नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, बस इतना ही आपको याद रखना। कहने का मतलब है, इसको एक बार अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ कर लो, इसको याद कर लो, इनमें से फंसते हैं कई क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए, 41 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से क्या हुआ?
इसमें राज्य के लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से 62 कर दी गई। तो ये कुछ खास नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 से सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिक्किम पूछेगा भैया भारतीय संघ का भाग कब बना, तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975, ठीक है। तो 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 में क्या है, तो सिक्किम की संरक्षण व्यवस्था को बर्खास्त करते हुए उसे भारत संघ का सहयोगी राज्य बनाया गया था। और सहयोगी राज्य बना था 1974 में, पूर्ण राज्य बना था 1975 में, ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। 1974 में सहयोगी राज्य बना, 1975 में पूर्ण भारत राज्य बन गया, ठीक है, पूर्ण राज्य बन गया पूरी तरह से। चलिए नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो ये कि 32 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973 आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की आकांक्षा संतुष्टि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से 545 हुई, क्योंकि तब से आज तक बढ़ी नहीं है। 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1972, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना कम कहूँ उतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1972 से 525 से बढ़ के 545 हो गई, और तब से हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि अब बढ़े, अब बढ़े। एक ये हम लोग अभी कर ही चुके हैं कि सिंधी को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया भैया, 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंधी, PDMS अभी आपको बताया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संतली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, है ना। तो इन सब के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस दोस्तों अब आपको एक पहला याद रख लेना है। पहला क्या था, पहला भैया 9वीं सूची ऐड करी गई थी। 9वीं सूची क्या थी, मतलब भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड था पहला कानून। किससे था, पहला अधिनियम भूमि सुधार से रिलेटेड था। अब इसमें यह था जिसकी भूमियाँ ले ली जाएंगी, ठीक है, उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया जाएगा। और 9 शेड्यूल ऐसा था, 9वीं अनुसूची ऐसी थी कि भैया सुप्रीम कोर्ट जो भी कानून इस 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए उनको चेक नहीं कर सकता है, ठीक है, उनको रिव्यू नहीं कर सकता था, ठीक है। पर बाद में ये सिर्फ 1973 तक वैलिड है, क्योंकि बाद में न्यायिक समीक्षा भैया जो है जुडिशियल रिव्यू, ये बेसिक स्ट्रक्चर बन गई। तो यानी ये कहने का मतलब है कि 24 अप्रैल 1973 तक के जितने कानून हैं उनका रिव्यू नहीं हो सकता है, इसके बाद के कानून का रिव्यू हो सकता है, ठीक है। ये प्रावधान कब आया, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, इसमें क्या था, भूमि सुधार से रिलेटेड कानून थे। देखो कारण ये था, उस टाइम राजा महाराजाओं के पास पूरा पूरा एक गांव था, ठीक है। अब भैया जब उनसे गांव लेंगे नहीं, जगह लेंगे नहीं, संपत्ति का अधिकार सबके पास है, तो कोर्ट पहुंच जाते थे बार बार। जब उनसे जगह ही नहीं लेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, डैम कैसे बनेंगे, प्रोजेक्ट कैसे चालू होंगे, गरीबों में लैंड कैसे बटेगी। तो इसीलिए इसको हटाया गया था, ठीक है। तो और 9वीं सूची में डाल दिया गया था कि जाओ बेटा आप कोर्ट जा ही नहीं पाओगे, मैं इसमें डाले दे रहा हूँ, ठीक है। तो बस आपको इतने अधिनियम याद रखने हैं, बाकी सारे नहीं, ये सब फालतू के हैं। जितने मैंने आपको बताए इतने अगर कर ले जाओगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। नेक्स्ट लिस्टिंग पॉलिटी में क्या चाहिए जरा बताओ।